हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वॉइथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इसका वेबसाइट मैंने चालू करके रखा है और आपको ये कंपनी के बारे में इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि इसका टारगेट काफ़ी नज़दीक आ चुका है। और मेरे चैनल पे आपको यही चीज़ें आपको देखने मिलेगी कि मैं जब से लेता हूँ शेयर्स और उसके बाद उसको जब तक नहीं बेचता तब तक सारी चीज़ें बताता भी हूँ, और बेचने के बाद भी उसका लास्ट एक वीडियो आता है कि इसमें से मैं प्रॉफिट लेने वाला हूँ। तो जो भी अपडेट्स होते हैं कंप्लीटली प्रोसेस में मैं बताते रहता हूँ। तो यहाँ पर अभी ये स्टेज पे आ गया है कि ये मेरे टारगेट के आसपास है, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस पर मैंने वीडियो पहला कब बनाया था, ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे शेयर्स है अभी भी जो मेरे पोर्टफोलियो में है। तो उसमें से ये भी है वॉइथ पेपर फैब्रिक इंडिया लिमिटेड। इसका जनवरी को इस पर मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद ये सेकंड वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो इसमें बीच में कुछ अपडेट्स आए नहीं और मैंने बताया भी नहीं। ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो। तो उसमें से देखो, ऑलरेडी कुछ शेयर ऐसे हैं कि जो ज़्यादा लोगों तक पहुंचते भी नहीं और ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होते या उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। लेकिन मेरे पास वो शेयर है और कोई शेयर ख़राब नहीं होते। मोस्ट ऑफ शेयर्स अच्छे ही होते फंडामेंटली, और बाकी चीज़ें अगर बिजनेस वाइज देखेंगे तो सारी चीज़ें इसमें अच्छी आपको नज़र आएगी। तो फिलहाल ये मैं प्रैक्टिकली भी चीज़ें बता भी रहा हूँ और साथ में उसका डेटा भी आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि कंपनी कैसी है, इसके फंडामेंटल कैसे है। तो कंप्लीटली चीज़ें देखो और उसके बाद आपका कभी भी डिसीज़न लाइफ में लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंपनी के बारे में मैंने ऑलरेडी ये वीडियो में बता दिया था। अभी मैं इसके बारे में जस्ट फंडामेंटल और सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन फिर भी इसका बिजनेस भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हर एक वीडियो में मेरे कंप्लीटली डिटेल होती है। तो ये वीडियो के बाद ये सेकंड वीडियो है, और इसके बाद क्या प्राइजेस चेंजेस आए देखो, मैं ऑलरेडी बता दूंगा कि मेरा ये वीडियो के अंदर कौन सा प्राइस था और मेरी बाइंग प्राइस क्या है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। तो उसके बाद शेयर में काफ़ी बदलाव आया था, गिरावट भी आई थी। तो यही शेयर नहीं तो काफ़ी शेयर्स भी गिरे थे और ओवरऑल मार्केट गिरा था। अगर आप मार्केट में अवेयर होगे, अगर आप सारी चीज़ें आपको पता रहेगी, अपडेटेड रहोगे, तो महंगाई और बहुत सारी रीज़न, फेड रेट और रेपो रेट, ये बाकी सारी चीज़ों की वजह से जो महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इस वजह से बहुत सारे शेयर्स डाउन आ गए थे। और वॉर चल रहा था, उसकी वजह से भी बहुत सारे शेयर्स या ओवरऑल मार्केट, ग्लोबल मार्केट भी डाउन आ गया था। तो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर हमको कंप्लीट डिटेल पता होनी चाहिए, मार्केट में इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या है ये सारी चीज़ें यहाँ पर अप टू डेट आपको मैं बताते रहता हूँ। और ये एक ही शेयर के थ्रू नहीं तो बहुत सारे शेयर्स मैं डालते रहता हूँ और मेरे खुद के पोर्टफोलियो के होते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये जो शेयर है इसका वीडियो मैंने ये 9 यहाँ पर 2 जनवरी के बाद यहाँ पर ये सेकंड अभी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो और ये कंपनी का कंप्लीट डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ और अभी क्या प्राइस चल रहा है और मेरा बाइंग प्राइस क्या था ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर फिर से यहाँ पर मैं वेबसाइट पे लेके आता हूँ, कंपनी का बिजनेस क्या है ये देख लेते हैं। तो कंपनी का बिजनेस यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फैब्रिक, अगर नाम ही सुन लिया है तो आपको पता चल गया रहेगा, पेपर एंड फैब्रिक का ही इसका मेन बिजनेस है। और किस टाइप के इसके फैब्रिक्स है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये कंपनी का बैकग्राउंड और बाकी सारी चीज़ें भी देख लो। तो ये सब्सिडरी है वीपी, और ये ऑलरेडी ये यहाँ पर आपको एक बड़ा ग्रुप है वॉइथ ग्रुप, ये कंपनी उसके अंडर में आती है और वो जर्मनी की कंपनी है। जर्मनी के अंदर ये कंपनी है, इसकी मेन कंपनी, और उसके अंडर में ये सारी कंपनीज चलती है, जैसे वॉइट हाइड्रो है, वॉइट पेपर है, वॉइट टर्बो है, वॉइट डिजिटल सॉल्यूशंस है। तो ये कंपनी देखो कब से रन हो रही है। तो वॉइट ग्रुप जो आया है वो 1867 में आया, यानी यहाँ पर 1867 में आया है। तो ये इसमें देखो 19,000 ये पूरे ग्रुप में काम करते हैं एम्प्लॉयज़, और इतना इसका रेवेन्यू क्या है ये सारी चीज़ें बताई हुई है। ये 2018-19 का है, लेकिन अभी हम देखेंगे कम्प्लीटली फंडामेंटल के थ्रू, ठीक है। तो काफ़ी पुरानी कंपनी है और काफ़ी पुराना ग्रुप है, उसके अंडर में ये कंपनीज आती है। और फैब्रिक किस टाइप के होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, बड़े बड़े मशीनरी में ये फैब्रिक्स जो बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हाईटेक टेक्सटाइल प्रोसेसिंग फील्ड है, टेक्सटाइल यहाँ पर आप देख सकते हो
अच्छा क्वालिटी का यहाँ पर आपको ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी। आप देख सकते हो कितने बड़े इनके प्लांट्स है, मशीनरीज है। तो मेन यही काम है कंपनी का, इस टाइप के इनके प्रोडक्ट है। और इसमें अगर आप जाके देखोगे फॉर्मिंग फैब्रिक किस तरीके का है तो ये भी आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर प्रेस फैब्रिक, तो ये सभी टाइप के ये जो फैब्रिक्स है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर पता चल जाएगा। तो इस टाइप की ये कंपनी चीज़ें बनाती है और ये मेन कंपनी का बिज़नेस है। और ये बिज़नेस करके कंपनी ने कितना कमाया है और क्या इसका मार्केट कैप है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसका अभी बाइंग के लायक है या लॉन्ग टर्म के लायक है या शॉर्ट टर्म की, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीनर पे लेके आता हूँ, ठीक है। तो स्क्रीनर इसके बारे में क्या बता रहा है यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर ये ओनली BSE पे लिस्टेड है। एक रीज़न होता है कि लोग BSE के स्टॉक के पास जल्दी आते नहीं, इस वजह से वो ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से बहुत लोग, कम लोग ऐसे स्टॉक को सर्च करते हैं या ढूंढते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये BSE पे ही है। और मार्केट कैप देखो, लगभग अभी 500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है, 500 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा ही है। और जैसे प्राइस बढ़ जाता है वैसे मार्केट कैप भी बढ़ जाता है। और करंट प्राइस अभी देखो 1315 का चल रहा है। 912 का इसने लो मारा था और 1370 का हाई, तो हाई से थोड़ा आसपास ही है ये शेयर, ठीक है। और अगर स्टॉक का पी अगर हम देखेंगे 20 रुपये का पी आ रहा है, तो पी भी ठीक ठाक ही अच्छा ही है, ठीक है। और यहाँ पर बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है इसका। और डिविडेंड यील्ड भी देखो, थोड़ा बहुत आधा टक्का तो आपको डिविडेंड मिल जाता है ये शेयर में इन्वेस्ट करने की वजह से। और ROC और ROE ठीक ठाक है, ROE थोड़ा सा कम है, तो और भी ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी हो, लेकिन ठीक ही है, तो रिटर्न और भी जनरेट करना चाहिए। और अगर हम इसके चार्ट्स देखेंगे तो एक साल में देखो काफ़ी डाउन ये आ गया था और उसके बाद अब भी अपवर्ड मूवमेंट में आया है। तो ये यहाँ पर ये लगभग देखो 900 के रेंज में मिल रहा था। अभी जिसने 900 पे ख़रीदा उसको अच्छे खासे प्रॉफिट यहाँ पर उनको देखने मिले, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरा तो जनवरी के टाइम का है, तो मेरा थोड़ा हाई के आसपास का है, ठीक है। तो यहाँ तक का था क्योंकि ऑलरेडी ये गिर चुका है, ठीक है। 1300 से गिर चुका था, इस तभी मैंने ख़रीदा। और मेरा प्राइस क्या है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो फिर उसके बाद गिरावट में भी मैंने हमेशा ख़रीदा है। जब जब गिरावट मुझे लगता है कि ये शेयर को ख़रीदना चाहिए, मैंने ख़रीदा भी है। तो मैंने ख़रीदे भी है कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स, और उसकी वजह से क्वांटिटीज़ भी बढ़ जाती है और थोड़ा प्राइस नीचे आ जाता है। तो उसके वजह से इसमें थोड़ा और अच्छा प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। और 3 साल का अगर हम देखेंगे चार्ट, तो यहाँ पर आपको अपसाइड ही दिख रहा है, तो अच्छे खासे इसमें रिटर्न्स नज़र आएंगे। ऑलरेडी ये देखो 700 के रेंज में था शेयर। और अगर 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में देखो ये शेयर काफ़ी 700 के ही रेंज में था, 700 से काफ़ी ऊपर गया था, लेकिन बीच में ये गिर गया था ये कोविड की वजह से। और अगर हम 10 साल की बात करेंगे तो देखो 200-250 रुपये का शेयर था, और 200-250 का शेयर अगर 10 साल में आपको 6 गुना 7 गुना भी कर देता है, तो 6-7 गुना ये बढ़ चुका है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे ही रिटर्न है। 5-6 गुना अगर आपका पैसा बन जाता है 10 साल के अंदर, तो ये भी रिटर्न अच्छे ही होते हैं। अगर मैक्स की बात करेंगे तो देखो एक टाइम पे ये 2005 में, ठीक है, तो 2005 में यहाँ पर लगभग 15 साल पहले, 15-16 या 17 साल पहले यहाँ पर ये शेयर आपको 134 का मिल रहा था। तो 12-13 गुना ये शेयर बढ़ चुका है। तो अच्छे रिटर्न्स आपको मिल गए हैं 15 साल में। तो इस तरीके के रिटर्न्स आपको भी जनरेट करने चाहिए। अगर आप 1 लाख लगाते हो, 2 लाख लगाते हो, उसका 15 गुना देख लो 15 साल में भी, या तो कितने होते हैं। तो उस हिसाब से आपको हर एक शेयर, अच्छे अच्छे शेयर चुनने चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, उससे अच्छे रिटर्न्स बन जाते हैं, ठीक है। वेल्थ थोड़े लॉन्ग टर्म में ही बनता है, अच्छे वेल्थ, ठीक है। तो अच्छे अच्छे शेयर्स को लेके रखना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट डेट फ्री बता रहा है, इसमें एक ये पॉजिटिव पॉइंट है। और कॉन्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 साल में इसका रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा ख़राब है, 3 साल के हिसाब से 11 है। तो और भी ज़्यादा रिटर्न्स ये जनरेट कर पाए इक्विटी फंड पे तो काफ़ी अच्छा होगा। और यहाँ पर डिविडेंड पे आउट थोड़ा कम बता रहा है,
डिविडेंड देखो कंपनी थोड़ी कम प्रॉफिट पे इसके 3 साल से थोड़े डिविडेंड कम दे रही है, ऐसा ये बता रहा है। देखो 500 करोड़ की कंपनी है, थोड़ा बहुत भी डिविडेंड दे ये मेरे लिए ठीक ही लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सबसे नीचे इसका ही नाम आ रहा है क्योंकि इसका मार्केट कैप सबसे सस्ता है। ये कंपनी बहुत अभी फ़िलहाल तो अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है और वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सस्ता है। और अगर हम देखेंगे अदर कंपनीज़ है वो उसके वैल्यूएशन थोड़े से महंगे, किसी के 45 ये वैल्यूएशन, ये स्टॉक का पी हम देखते हैं उस हिसाब से हमको पता चल जाता है। तो उस हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा भी है शेयर, थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देता है। और एक सबसे अच्छी बात है, और ऑलरेडी देखो ये ट्रिडेंट नंबर 1 पे है इसमें क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल सबसे ज़्यादा है। और इसका मार्केट कैप ज़्यादा होने का रीज़न ये काफ़ी भागा भी है ये ट्रिडेंट शेयर। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो जून 2019 से लेके जून 2022 तक, जून 2019 से लेके यानी 25 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी क्वार्टरली, तो अभी तक देखो 38 करोड़ या 40 करोड़ के आसपास ये कंपनी का सेल जा रहे हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी देखो लगभग 25% तो कंपनी आराम से निकाल लेती है प्रॉफिट मार्जिन, और 9-10 करोड़ का आसपास ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी कमा ले रही है। और साथ में नेट प्रॉफिट इसको बच रहा है कितना, यहाँ पर देख लो 7-7.5 करोड़ जून क्वार्टर में बचे हैं। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट अच्छा हुआ है और मार्च के मुकाबले अच्छा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो खाली दिसंबर के मुकाबले कम है और ये जून क्वार्टर के मुकाबले भी कम ही है लास्ट ईयर के जून क्वार्टर के हिसाब से। ठीक है, तो लगभग, लेकिन फ़िलहाल कंपनी के सेल थोड़े बहुत अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन कंपनी पॉजिटिव में है, ये चीज़ अच्छी है। कंपनी देखो इंटरेस्ट कुछ भी पे नहीं कर रही है, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी पे कर्जा ही नहीं है, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। मैं आपको आगे बोरोइंग्स में भी दिखा दूंगा कि कंपनी पे कर्जा है या नहीं। अगर हम यहाँ पर इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो लगभग 2010 से लेकर 2022 तक 12-13 साल में कंपनी देखो 51 करोड़ का सेल कर रही थी, अभी 149 करोड़ का कंपनी सेल कर रही है, यानी कंपनी ने देखो काफ़ी अच्छे ग्रोथ दिखाए हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, तो हर साल में थोड़ा थोड़ा सेल्स बढ़ रहा था। और मार्जिन देखो प्रॉफिट मार्जिन उतना ही है, लगभग 20 के ऊपर ही प्रॉफिट मार्जिन ले रही है कंपनी, काफ़ी अच्छे है। और अगर हम देखेंगे इसके यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत 7-8 करोड़ का कंपनी अदर इनकम भी जनरेट कर लेती है। और अगर हम ये कंपनी में 10 साल से रहते तो मैंने आपको बता दिया था कि इसने 10 साल में भी अच्छे रिटर्न्स दिए। देखो 17% के हिसाब से कंपनी रिटर्न दे रही थी, तो 17% के हिसाब से भी आपके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। हर साल अगर आप 17% आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं तो अर्न कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है ये। और 5 साल में अगर देखोगे 12%, तो मोस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड इस टाइप के रिटर्न्स देते हैं, तो म्यूचुअल फंड में भी इसी तरीके से पैसे बनते, लेकिन म्यूचुअल फंड भी थोड़े स्टॉक से कम ही देते, जितना स्टॉक दे सकते हो उतना म्यूचुअल फंड नहीं दे पाते। ठीक है, लेकिन अच्छा स्टॉक होना चाहिए। 3 साल के हिसाब से देखोगे हर साल 19% बढ़ रहे थे, तो देखो हर साल का उतना रिटर्न्स है, तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मेरे रिटर्न्स इनसे ज़्यादा ही निकले। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर मैं दिखा दूंगा कि मेरे रिटर्न्स कितने निकलते हैं। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में कंपनी के पास जो रिजर्व में पैसा पड़ा है लगभग 282 करोड़ का, लगभग अच्छा खासा है कंपनी के पास रिजर्व में। लेकिन बोरोइंग कंपनी पर कुछ भी नहीं है, कर्जा लिया ही नहीं कभी लाइफ में, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो कर्जा नहीं ले रही है, कर्ज मुक्त कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। डेट फ्री कंपनी का पूरा प्रॉफिट खुद के जेब में जाता है और कंपनी के ग्रोथ में चला जाता है, तो ये चीज़ अच्छी है। ऑलरेडी इसको जर्मनी का बैकअप है और इस वजह से कंपनी ओवरऑल यहाँ पर तो अच्छी नज़र आ रही है। और मोस्ट ऑफ डेट फ्री कंपनियाँ काफ़ी अच्छी मैं मानता हूँ ग्रोथ के हिसाब से। कंपनी पे कर्जा ना हो तो कंपनी के आगे डूबने के चांसेस भी नहीं होते, और कंपनी का बिजनेस अगर अच्छा खासा चल रहा है तो कुछ टेंशन की बात नहीं होती। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ मेरा यहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिटेल्स आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वॉइट पेपर का लगभग मेरा जो प्राइस है यहाँ पर आप देख सकते हो 18% यहाँ पर आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये 18% आज ही के दिन ये हुआ है जनरेट। ठीक है, आज के दिन ये अच्छा खासा भागा है ये शेयर, और फिलहाल मेरे
मेरा प्राइस देखो लगभग 1100 के आसपास है, 1117 का प्राइस है मेरा, और अभी 1300 का भाव चल रहा है। तो काफ़ी टाइम भी लगा, लेकिन वो टाइम में काफ़ी गिरावट भी थी, और गिरावट से देखो ये शेयर लगभग 52 वीक लो से 44% तक ये ऊपर आया है, लगभग 44-45% ऊपर आया है। तो ये अच्छे रिटर्न्स ही है, यहाँ पर आप देख सकते हो 44 या 45% ये भागा है इसके लो से। इसका लो कितना था यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसका लो था लगभग यहाँ पर 911 के आसपास का लो था। 911 से ये काफ़ी अच्छा इसने मूव किया है, और ये हाई से जस्ट 2-3% या 4%, 3.25-4% ये नीचे है, तो ये डाउन में मिल रहा है। तो अभी इसमें ये हाई तोड़ के ऊपर जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर मैं मोस्ट ऑफ सेल के लिए ही, इसी वजह से मैं इसको सेल भी करने वाला हूँ। और मेरे मिनिमम टारगेट इसमें 21% के ही थे। मैं मोस्ट ऑफ हाई के आसपास अगर शेयर रहता है तो मैं बेच देता हूँ। तो इसका मेरा टारगेट आने वाला है, 3-4% इसमें और भी मिल जाता है तो मैं इसमें से निकलने वाला हूँ। तो मिनिमम मैं 21% रिटर्न लेता ही हूँ, तो ये शेयर में से भी जल्द से जल्द मैं निकलने वाला हूँ। ठीक है, तो ये भी शेयर से निकल के, और यहाँ इससे पहले मैंने ये कि कल्पना इंडस्ट्रीज़ का शेयर बेच के प्रॉफिट लिया था, इसके पहले ही डाला था। ठीक है, तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो जितने भी शेयर्स मैंने बेचे हैं उनके सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। ये शेयर देखो पी वाइज अगर देखोगे तो बाई के लिए आ रहा है, क्योंकि पी सस्ता आ रहा है। अगर हम इसको डाउन वाइज देखोगे तो अभी ज़्यादा डाउन है नहीं, तो वेट करने के लिए बता रहा है। और रिकवरी वाइज देखा जाएगा तो एक बार सेल करने के लिए आ रहा है। तो मैं यहाँ पर अभी इसमें और 3-4% मिल जाता है तो मेरा मिनिमम 21% का टारगेट होता है। और हमने देखा कि शेयर सालाना 17% रिटर्न देता है, तो अगर मैं उससे बेटर रिटर्न जनरेट कर पाता हूँ तो ये मेरे लिए अच्छी बात होती है। तो इस वजह से ये कंपनी में भी अच्छे रिटर्न्स मुझे मिलने वाले हैं। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये अभी ये जो शेयर्स है इनको मैंने बेच के कितने रिटर्न्स लिए यहाँ पर देख सकते हो। किसी में यहाँ पर 361 के रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे, किसी में 67%, किसी में 31%। तो देखो सालाना कोई कोई शेयर जस्ट आपको 17-18% दे रहा है, और 18-19% या 15%, 12% देता है। तो उसके मुकाबले में अगर साल के पहले ही या साल के अंदर 21% भी किसी स्टॉक में से निकाल के, या किसी में 100% भी हो रहे हैं देखो, तो अच्छे रिटर्न्स में जनरेट कर पाऊँ तो मैं काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकता हूँ। ये मुझे पता है, इस वजह से काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो यहाँ पर है, और बहुत सारे शेयर्स में यहाँ से निकालते रहता हूँ, और अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पर होता है। ठीक है, और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं यहाँ पर जो भी बोल रहा हूँ करके भी दिखा रहा हूँ। जो शेयर में बाय भी कर रहा हूँ उसके बाद सेल भी कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि जो करके दिखाता है या जो सही बताता है उनको ज़्यादा सवाल करते हैं, और जो कुछ नहीं कर रहा है जस्ट आपको एक शेयर के बारे में बता के जाएगा और रिव्यू करके जाएगा, और एक साथ ही एक ही दिन में 10-10 शेयर के बारे में भी वो बता के जाएंगे, उसके टारगेट्स बताएंगे, क्योंकि वो तो न्यूज़ में भी आते हैं कि ये शेयर का इतना टारगेट है, इतना स्टॉप लॉस है। मुझे ना टारगेट ना स्टॉप लॉस की बात करनी है, मुझे जस्ट यहाँ पर मेरा क्या टारगेट है मैं ये बताता हूँ, मैं इसमें से कितने लेने वाला हूँ। अगर मैं बेचने के बाद भी कोई कोई शेयर बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से गिरावट आती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो शेयर है ये जस्ट 24-25% लिया, लेकिन इसके बाद ये 184% भी इसने रिटर्न दिए हैं। तो ऐसा होता भी है कि मेरे बेचने के बाद कोई शेयर्स बढ़ते भी है, कोई कोई गिर भी जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये दिलीप बिल्डकॉन, ये गिरा हुआ है शेयर, 43% गिरा है, कोई कोई 30% गिरा है मेरे बेचने के बाद। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस, तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स है कि कोई बढ़ता भी है कोई गिरता भी, ये शेयर मार्केट का रूल है। तो अपने अपने हिसाब से सभी शेयर चलते रहते। जैसे पिरामल ग्रुप का भी यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 21% लिया, लेकिन उसके बाद भी ये 48% गिरावट में ये शेयर मिल रहा है। तो इस तरीके के रिटर्न्स में यहाँ पर आपको, और ये मेरे रिकॉर्ड के लिए मेन तो वीडियोज़ में बनाता हूँ कि मेरा रिकॉर्ड भी रहे, और मैं एक सही लोगों को जो भटक रहे, जो पैसा गंवा रहे शेयर मार्केट में, उनको थोड़ा बहुत बचा सकूं कि यार आप गलत जगह पे मत जाओ, सही चीज़ें ये करो, और किसी के बातों में आके डायरेक्टली इन्वेस्ट मत करना। चाहे मैं रहूँ चाहे कोई भी रहे, जब तक आपको सही चीज़ें नहीं लगती तब तक आप किसी की भी बातों में आके किसी भी शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको सही चीज़ें पहले देखनी है, परखनी है, फिर उसके बाद ही खुद का डिसीज़न खुद लेना है, ताकि लाइफ में किसी को ब्लेम ना कर सको। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको खुद भी समझदारी से काम लेना पड़ेगा,
क्योंकि शेयर मार्केट किसी का सगा नहीं है, ना मेरा है ना आपका है। तो जैसे मैं तो देखो शेयर मार्केट 5-6 महीने से 7-8 महीने से तो गिरावट में था, तो तभी मैं होल्ड कर रहा था। बहुत सारे शेयर्स मेरे आज भी डाउन में दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ शेयर्स अच्छे प्रॉफिट में हैं और कुछ शेयर्स यहाँ पर डाउन में दिख रहे हैं। ठीक है, तो मेन यही रीज़न होता है कि आपको पता नहीं होता है कि शेयर के साथ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अप एंड डाउन चलते रहता है। और देखो कौन से शेयर्स अच्छे हाई में भी है। तो इस तरीके का मूवमेंट आते रहता है। तो इम्पोर्टेंट है कि आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस सबसे बड़ी बात है शेयर मार्केट में। जो पेशेंस रखता है वही कमाता है। तो मैंने पेशेंस रखा इतना टाइम, तो इसी वजह से आज के दिन ये अच्छा खासा प्रॉफिट में दिख रहा है। नहीं तो पेशेंस नहीं रखूँ तो मुझे कुछ भी नहीं यहाँ से मिलेगा। तो 7-8 महीने में भी अगर आपको 6-7 महीना या 7-8 महीने में भी अगर आप 20-25%, 30%, 40% भी रिटर्न जनरेट करते हो बैंक से और एफडी से और बॉन्ड से, हर जगह से ये बेटर ही रिटर्न है। किसी भी चीज़ से ये बेटर रिटर्न है आपके कैपिटल पे, अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ से तो मैं मिनिमम 21 लेता हूँ, और उससे ज़्यादा जिसमें मुझे लगता है कि और भी इसमें लेना चाहिए प्रॉफिट में रुक जाता हूँ। तो चाहे उसके बाद मेरा डिसीज़न रॉन्ग रहे कुछ भी रहे, लेकिन मैंने अगर सोच लिया तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। मैंने किसी को थोड़ा और टाइम रखने की कोशिश की तो उसके बाद वो शेयर गिरे भी है। तो कोई कोई शेयर को एकदम फुल कॉन्फिडेंस जब तक नहीं होता तब तक मैं होल्ड नहीं करता, नहीं तो बेच देता हूँ। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको भी इसी तरीके की स्ट्रैटेजी और सीखना है। इम्पॉर्टेंट है कि सीखने पे ध्यान दो। अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको सब कुछ आता है तो कोई बात नहीं, सीखने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई किसी चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको आपके जो टैलेंट है, आपको जो समझ में आता है उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर ये वीडियो से आपको कुछ समझ में आया या आपको कुछ सीखने मिला तो अच्छी बात है। और यहाँ पर ये मैंने जिस तरीके से बताया 3-4% यहाँ से ग्रो होता है, बढ़ जाता है, तो इसमें से मैं निकलने वाला हूँ। और जो जो शेयर्स बेचे ये लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, तो ये लिस्ट में उसका भी नाम शामिल हो जाएगा, इसमें कितने प्रॉफिट लिए। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो। सब्सक्राइब करने से आपका घाटा तो होने वाला नहीं, जस्ट नॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, तो नॉलेज बढ़ाओ और अर्न करो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।